हेलो स्टूडेंट। आज हम जूलॉजी में पेपर 3 में पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन उपचय भोजन के साथ ग्रहण किए गए प्रोटीन से पाचन प्रक्रिया के दौरान जलीय अपघटन द्वारा तथा उत्तकों में टूट फूट के दौरान प्रोटीन के जलीय अपघटन द्वारा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इन अमीनो अम्लों का प्रमुख रूप से उपचय प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन उपापचय प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग विविध प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करना ही होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन जीवों की संरचना एवं क्रियाओं से सीधे संबंधित जैविक अणु हैं। ये जीवों के शरीर में सामान्यतः सभी उत्तकों के ढांचे का निर्माण करते हैं। एंजाइमों के रूप में प्रोटीन का क्रियात्मक महत्व भी ज्ञात है। मुल्डर ने 1838 में ग्रीक भाषा से प्रोटीन शब्द दिया, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान। संभवतः प्रथम बार जीवन प्रोटीन के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ। प्रोटीन रासायनिक दृष्टि से अमीनो अम्लों के बने होते हैं। वास्तव में प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल अवशेषों की एक रेखित अशाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही प्रोटीन बनाती है। जीवों में विभिन्न क्रियाओं के लिए असंख्य प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोशिका में जैविक रूप से प्रोटीन निर्माण के लिए सिर्फ 20 अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं। तो प्रोटीन के लक्षणों एवं प्रकृति में अंतर अमीनो अम्ल के विभिन्न अनुक्रमों में विन्यास के कारण होते हैं। एक प्रोटीन अणु में अमीनो अम्लों का अनुक्रम डीएनए द्वारा निर्धारित होता है, जो कि संबंधित सूचनाओं को रखता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करता है। डीएनए में चारों नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रमों के रूप में आनुवंशिक संदेश होते हैं। ये संदेश अलग अलग डीएनए सूत्रों में कई बार प्रतिकृत होते हैं। प्रोटीन अणु की संरचना के लिए डीएनए के इन्हीं क्षारों में सूचनाओं के संकेत निहित होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए में निहित सूचनाएं एमआरएनए को स्थानांतरित की जाती हैं। एमआरएनए में यह सूचनाएं 3 क्षारों न्यूक्लियोटाइड द्वारा बने आनुवंशिक कोड के रूप में निहित होती हैं। प्रत्येक त्रिक कोड एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्टीकृत होता है। एमआरएनए में अनुलेखित सूचनाओं न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम में अनुवादन ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन संश्लेषण एवं डीएनए का संबंध सेंट्रल डोग्मा केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। केंद्रीय सिद्धांत में आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन तक प्रेषण होता है। जैसे डीएनए से रिप्लिकेशन द्वारा डीएनए और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए और आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। इस प्रकार सेंट्रल डोग्मा में सूचनाओं का प्रक्रम या प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है, परंतु टेमिन 1964 व टेमिन तथा बाल्टीमोर 1970 की विपरीत या व्युत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन खोज से आनुवंशिक सूचनाओं के विपरीत प्रक्रम या प्रवाह की जानकारी प्राप्त हुई। टेमिन के अनुसार ट्यूमर के विषाणुओं में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह विपरीत क्रम में होता है। वह आरएनए स्वयं पुनरावृत्ति या डीएनए बनाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ संक्रामक विषाणु आरएनए और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए विषाणु प्रकार का यहाँ डीएनए, अनुलेखन विषाणु आरएनए, अनुवादन विषाणु प्रोटीन और ये पुनरावृत्ति इसकी। तो इस जानकारी के आधार पर केंद्रीय विवाद रहित सिद्धांत को सही प्रकार से इस तरह से हम देख सकते हैं। पुनरावृत्ति और रिप्लिकेशन आरएनए से यहाँ डीएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। कोशिका में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा प्रत्येक प्रोटीन का विशिष्ट अमीनो अम्लों का संगठन कोशिकीय डीएनए द्वारा निर्देशित होता है। डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए अणुओं से नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण ही प्रतिकृति कही जाती है। प्रतिकृति द्वारा डीएनए अणु अपने स्वयं के यथा समान ही संरचनात्मक अणु उत्पन्न करते हैं। इसे स्वतः जनन की संज्ञा भी दी जा सकती है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के आधार पर सर्वप्रथम प्रतिकृति प्रक्रिया के एक सरल प्रारूप का वाटसन व क्रिक ने वर्णन प्रस्तुत किया। डीएनए प्रतिकृति के समय दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अकुंडलित होकर एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। पृथक हुई दोनों श्रृंखला एक दूसरे की अनुपूरक होती हैं तथा पृथकित एकल श्रृंखलाएं टेम्पलेट या सांचे के रूप में कार्य करती है।
क्षार युग्मन की विशिष्टता के कारण पृथक हुई श्रृंखलाओं का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड कोशिका के भीतरी माध्यम में से अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित करता है। कोशिका द्रव्य में चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का पुल होता है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की उपस्थिति में नए न्यूक्लियोटाइड दोनों खुली हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अर्थात डीएनए टेम्पलेट्स के क्षारों पर बंधुता अनुसार पुनः हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन व इसी प्रकार थाइमिन से एडेनिन तथा ग्वानिन से साइटोसिन बंधित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों खुली हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं पर नई पूरक श्रृंखलाएं प्रतिस्थापित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप प्रतिकृति के अंत में डीएनए के एक अणु से दो अणुओं का निर्माण हो जाता है। डीएनए प्रतिकृति के अनिवार्य या सारभूत लक्षण, इसेंशियल फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए की प्रतिकृति के कुछ अनिवार्य लक्षण इस प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे। डीएनए की पुनरावृत्ति अर्धसंरक्षी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। प्रतिकृति द्वारा बने दोनों डीएनए के अणु में प्रत्येक में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुरानी पैतृक तथा एक नई होती है। इस डीएनए प्रतिकृति विधि को अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति को वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया तथा मेजल्सन व स्टाल ने 1958 में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। इन प्रयोगों के समय वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए प्रतिकृति संबंध में दो अन्य मत भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें प्रथम है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए की श्रृंखलाएं स्ट्रैंड्स पृथक नहीं होती तथा नए डीएनए अणु की दोनों श्रृंखला नई संश्लेषित होती है। दूसरी मेथड है इसमें डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसके अंतर्गत पैतृक डीएनए के वलय अनेक स्थानों पर टूटकर खंडों में पृथक्करण क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इन छोटे छोटे खंडों में प्रतिरूप डीएनए का संश्लेषण व उनके जुड़ने की क्रिया संपन्न होती है। संश्लेषण की क्रिया खंडों में होने से प्रत्येक वलय में अनेकों खंड पैतृक व अनेकों नव संश्लित होते हैं। मेजल्सन व स्टाल ने 1958 में प्रयोग द्वारा डीएनए की प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी विधि को सिद्ध किया। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का सामान्य पाए जाने वाले N14 नाइट्रोजन के स्थान पर N15 नाइट्रोजन के माध्यम में संवर्धन किया। इसके पश्चात इन्होंने देखा कि इस माध्यम में संवर्धित कोशिका के डीएनए में पायरिमिडीन व प्यूरिन में N14 के स्थान पर N15 के आइसोटोप थे। अब इन N15 युक्त डीएनए धारित जीवाणुओं को N14 युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने के लिए देखा गया कि नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए की एक श्रृंखला दूसरे की तुलना में भारी थी, अर्थात प्रतिकृति द्वारा संश्लेषित डीएनए के एक अणु में एक श्रृंखला तो N15 युक्त पैतृक जबकि दूसरी श्रृंखला N14 युक्त नवनिर्मित थी। यह तथ्य डीएनए पुनरावृत्ति की अर्धसंरक्षी विधि को प्रमाणित करता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।